हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आपके अपने चैनल इस हिंदी ग्रुप स्टडी के माध्यम से हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ जैसी आदि एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के सामान्य हिंदी पाठ की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हम एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए उपयोगी होगा। और अगर वीडियो प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ ही अपना जो स्कोर है वो भी बताइए, और साथ में अपना बताते जाया करें प्रश्न कमेंट के माध्यम से, तो अच्छा लगता है। तो चलिए बिना कुछ देरी के हम अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न नंबर पहला है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? ऑप्शन है आदिकाल है, चारण काल है, वीर गाथा काल है, सिद्ध सामंत काल है। चार ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा सी सही, वीर गाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे माना है आरंभिक काल को, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना काल विभाजन जो किया है वो प्रवृत्तियों के आधार पर किया है। और उस टाइम जो प्रवृत्ति थी वो वीरात्मक थी, यानी कि उस टाइम वीर कथाएँ लिखी जा रही थी, वीर रचनाएँ लिखी जा रही थी। इसीलिए उन्होंने इस काल का जो नाम रखा है वीरगाथा काल रखा है। दूसरा है चारण काल। चारण काल नाम दिया है रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा ने नाम दिया है। सिद्ध सामंत काल नाम दिया है राहुल साकृत्यायन ने। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न दूसरा। प्रश्न है वीरगाथा काल का कवि नहीं है, ये बताना है वीरगाथा काल का कौन कवि नहीं है। ऑप्शन है चंद्रबरदाई है, नामदेव हैं, जगनिक हैं और है मधुकर। चार ऑप्शन है, तो आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा बी सही, नामदेव। ऐसा माना जाता है नामदेव जो है भक्ति काल के हैं, भक्ति काल के कवि माने गए हैं नामदेव। और ये भक्ति काल में निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा, ठीक है, सगुण काव्य धारा दोनों के ही कवि हैं। बहुत बार प्रश्न बना है इसमें कि सगुण का कि कौन से कवि हैं जो सगुण काव्य और निर्गुण काव्य दोनों के कवि रहे हैं। तो भक्ति काल के कौन से कवि हैं जो दोनों ही शाखा के कवि हैं वो, तो आंसर आता है नामदेव। आप नामदेव को ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है, और हो सके तो अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करें इस प्रश्न को। इसके बाद है प्रश्न थर्ड। प्रश्न है वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं? ठीक है। ऑप्शन है चंद्रबरदाई हैं, जगनिक हैं, दलपत विजय हैं और विद्यापति हैं। वैसे तो मूल रूप से देखा जाए सारे के सारे जो कवि हैं सर्वश्रेष्ठ ही हैं वीरगाथा काल के, लेकिन उनमें भी सर्वश्रेष्ठ कौन है ये बताना है। ऑप्शन है चंद्रबरदाई, इसका आंसर हो जाएगा। चंद्रबरदाई की एक महत्वपूर्ण रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना रही है, और ये पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई। वहीं पर इन्होंने इस ग्रंथ का अपना ये रचना लिखी है। साथ ही ये उनके मित्र भी थे पृथ्वीराज के, तो उन्हीं की प्रशंसाओं में उन्होंने ये महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज रासो, और इसके रचयिता हैं वो हैं चंद्रबरदाई। तो आंसर हो जाएगा ए सही, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न दूसरा। प्रश्न है 4, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? ऊपर हमने इसका उल्लेख कर दिया है, सिर्फ आंसर बताएंगे। तो आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई, ठीक है, बी सही। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है 5। प्रश्न है कबीरदास की भाषा थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को जरूर ऐड करें अपने प्रश्न में, नोट्स में। बताना है कि कबीरदास की भाषा किस प्रकार की रही है। ऑप्शन है ब्रज भाषा है, कन्नौजी है, सदुखड़ी है या फिर खड़ी बोली है। तो आंसर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। सदुखड़ी भाषा कबीरदास की रही है। सदुखड़ी भाषा का मतलब है बहुत सारी मिली जुली भाषा हैं। कबीरदास ने मूल रूप से कोई अपनी प्रॉपर एक भाषा नहीं मानी है। उन्हें जो भाषा जहाँ जिस क्षेत्र में उस भाषा का बोलबाला हुआ करता था, जिस क्षेत्र की जो भाषा हुआ करती थी, उसी क्षेत्र की रचना में वो उसी भाषा का प्रयोग किया करते थे। तो इसीलिए उनकी जो भाषा है कोई एक मूल भाषा नहीं रही है कबीरदास की। उनकी बहुत सारी भाषाओं को जो मिलकर भाषा बनी है उसका नाम दिया गया है सदुकड़ी भाषा, ठीक है। उस भाषा का नाम दिया गया है सदुकड़ी भाषा, और सदुकड़ी जो नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, इसको भी आप लोग ऐड कर लेंगे।
इसके बाद है प्रश्न दूसरा। प्रश्न है कटक टान कपि कुंजर भारी, दहु भुज दंड तनित महामारी, डोलत धरन सभापद सखे, चले भाज भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियां हैं, ये बताना है किसकी हैं। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, हो सके तो आप सभी लोग नोट्स में अपने ऐड कर लें इन पंक्तियों को और बताना है कि किसकी हैं। ऑप्शन है तुलसीदास हैं, जायसी हैं, देव हैं और है नूर मोहम्मद। तो आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा ए सही। महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं वो तुलसीदास की हैं, जिस प्रकार लंका पर चढ़ाई करने वाले थे श्री राम और तभी उन्होंने अपने दूत को भेजा था। दूत में अंगद और बाली लंका में जाते हैं उनकी उसको सूचना देने के लिए, तभी वहाँ पर वो गुस्से में आके तमतमा के अपना कदम जब पृथ्वी पर रखते हैं तो इतनी ज़ोर से पृथ्वी हिल जाती है कि उस शासन पर बैठे हुए वहाँ के जो राजा थे वो ज़मीन पर आके गिर जाते हैं, जिससे भयभीत होकर के उनके आसपास के जो लोग थे, उनके सैनिक थे, उनके मंत्री थे, वो सारे के सारे भय से वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये प्रमुख पंक्तियाँ हैं, इसका भावार्थ है इन पंक्तियों का। और ये तुलसी की पंक्ति हैं रामचरितमानस की, ठीक है। रामचरितमानस की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए सही। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है दूसरा। प्रश्न है नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देख हंस भा, दसन नग हीर। प्रस्तुत पंक्तियां बतानी हैं किसकी हैं, ठीक है। ऑप्शन है तुलसीदास हैं, जयशंकर प्रसाद हैं और हैं जायसी, कबीरदास हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा जायसी। जायसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है पद्मावत। ये प्रमुख पंक्तियां उसी ग्रंथ से ली गई हैं, पद्मावत से, जिसमें इन्होंने बताया है कि जैसे ही रानी पद्मावती जब अपने स्नान करने के लिए मानसरोवर में अपना कदम रखती हैं, तभी वो मानसरोवर अपने आप को धन्य मानता है और कहता है कि पद्मावती के जो कदमों से मेरा जो जीवन है वो निर्मल हो गया, यानी कि पवित्र हो गया है। और उन्हीं का उल्लेख किया है इन पंक्तियों के माध्यम से। तो आप लोग समझ सकते हैं, आंसर हो जाएगा इसका जायसी, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न 8। प्रश्न है सेवा बावनी के रचयिता कौन है, यानी कि रचनाकार कौन है सेवा बावनी के। ऑप्शन है पद्माकर हैं, भूषण है, केशव हैं और हैं जगनिक। तो आंसर हो जाएगा भूषण बी। जितनी भी वीरात्मक रचना लिखी हैं रीतकाल में वो सारी की सारी भूषण ने लिखी हैं और सेवा बावनी एक वीरात्मक रचना है। तो आंसर हो जाएगा बी सही, भूषण। इसके बाद है प्रश्न दूसरा। प्रश्न है सॉरी, प्रश्न हमारा पेज हिल गया था, ठीक है। तो इसके बाद है प्रश्न 9। प्रश्न है नर और नल की गति एक कर जोर, जय तो नीचे तय चले तय तो ऊंचा होए। प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता कौन है ये बताना है। ऑप्शन है तुलसीदास हैं, महावीर प्रसाद हैं, बिहारी हैं और हैं केशव दास। तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही। बिहारी ने जितना भी जहाँ तक हो सकता है नीतिपरक अपने रचना नीतिपरक दोहे दिए हैं जो बहुत ही हमारे हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आंसर है बिहारी, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है सख वे मुझसे कहकर जाते, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं। तो ऑप्शन है अज्ञे हैं, मैथिल सरोवर गुप्त हैं और हरियोध उपाध्याय हैं। लास्ट है ऑप्शन जयशंकर प्रसाद का। तो आंसर हो जाएगा इसका मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की प्रस्तुत पंक्तियां हैं ये सखी वे मुझसे कहकर जाते, यानी कि यशोधरा से। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और जिसमें वो महात्मा बुद्ध की जो पत्नी है यशोधरा, वो अपना विलाप करती हैं और अपने सखियों से कहती हैं कि महात्मा बुद्ध एकदम चुपके से क्यों चले गए, वो एक बार हमको बता के जाते। वही इसमें अपना उल्लेख किया है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। और आंसर हो जाएगा बी सही, मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद है प्रश्न दूसरा 11। प्रश्न है हिंदी कविता को छंद की परिधि से मुक्त करने वाले कवि कौन हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, यानी कि
हिंदी कविता को वैसे तो मूल रूप से जो भी कविताएं लिखी जाया करती थी वो मूल रूप से छंदों में किया करते थे लोग, लेकिन कुछ कवियों के अथक प्रयास से कविता को छंदों से मुक्त कराया गया और कविताएं छंद मुक्त लिखी जाने लगीं। तो बताना है कि किसने छंद मुक्त कविताओं का आरंभ किया है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत है, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है और है निराला। तो आंसर हो जाएगा इसका 10 का हो जाएगा निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो अपनी रचनाएं लिखी हैं वो उनमें छंदों का प्रयोग नहीं किया है, यानी कि उनकी जो रचनाएं हैं छंद मुक्त रचना के नाम से जानी जाती हैं। इसके बाद है प्रश्न 12। प्रश्न है तितली किसकी रचना है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद है, रामचंद्र शुक्ल हैं, श्याम सुंदर दास हैं और हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आंसर हो जाएगा ए सही। जयशंकर प्रसाद का ये महत्वपूर्ण उपन्यास है तितली। इसके साथ ही इनका एक और महत्वपूर्ण इनका ये उपन्यास है तितली। तो आंसर आप समझ जाइए, आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है 13। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। हम सभी लोग जानते होंगे अतीत के चलचित्र बहुत ही फेमस रचना रही है और ये किसकी है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, महादेवी वर्मा हैं और हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आंसर हो जाएगा सी सही, यानी कि महादेवी वर्मा के महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है अतीत के चलचित्र। और तो आंसर हो जाएगा सी सही। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है पल्लव के रचयिता कौन है। ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत हैं, निराला हैं, जयशंकर प्रसाद हैं और है महादेवी वर्मा। तो पल्लव जो रचना है वो है सुमित्रा नंदन पंत की। इसके बाद है प्रश्न 15। प्रश्न है चिंतामणि के रचयिता कौन है। आंसर ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं और हैं हरिरूप उपाध्याय। तो आंसर हो जाएगा सी सही। चिंतामणि इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचनात्मक रचना रही है जिसमें इन्होंने इनके 4 भाग प्रकाशित हुए हैं चिंतामणि के। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है चिंतामणि में टोटल कितने भाग हैं और कितने प्रकाशित हो गए हैं। तो आप लोग इस चीज़ को लिख लें कि इसमें 4 भाग हैं इसके चिंतामणि के। ठीक है, इसके बाद है दूसरा प्रश्न है 16। जनमेजन का नाग यज्ञ रचना किसकी है। तो ऑप्शन है सेठ गोविंद दास है, जयशंकर प्रसाद हैं, लक्ष्मी नारायण लाल हैं और हैं गोविंद वल्लभ पंत। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही। जयशंकर प्रसाद की ये महत्वपूर्ण कृति है जनमेजन का नाग यज्ञ। तो आंसर हो जाएगा बी सही। इसके बाद है दूसरा प्रश्न है हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उठाते जहाँ चले। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, बहुत बार ये एग्ज़ाम में रिपीट हुई हैं ये पंक्तियाँ। तो आप से रिक्वेस्ट है सभी से, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही अपना कमेंट ज़रूर शेयर करा करें। और तो इस प्रश्न को ज़रूर नोट कर लें अपने नोट्स में। ऑप्शन है इसका सियाराम शरण गुप्त है, भगवती चरण वर्मा है, सुमित्रा नंदन पंत हैं और हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो आंसर इसका हो जाएगा बी सही। भगवती चरण वर्मा की ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ रही हैं हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। तो आंसर हो जाएगा बी सही। इसके बाद है प्रश्न 18। प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा किसने लिखी, ये बताना है। सबसे पहले आत्मकथा का जो आरंभ हुआ वो किसने किया है। ऑप्शन है श्याम सुंदर दास हैं, सेठ गोविंद दास हैं और हैं जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो आंसर हो जाएगा डी सही। सबसे पहले जो आत्मकथा का लेखन आरंभ हुआ हिंदी साहित्य में वो राजेंद्र यादव से हुआ है, राजेंद्र प्रसाद से हुआ है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी सही। इसके बाद है प्रश्न 19। प्रश्न है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। उपरोक्त पंक्तियाँ किसकी हैं। ऑप्शन है किस रचना की हैं ये बताना है। ऑप्शन है कामायनी की हैं, साकेत की हैं, यशोधरा की हैं या फिर है आंसू की। तो जो प्रमुख पंक्तियाँ हैं वो हैं ऑप्शन है इसमें कामायनी है, साकेत है, यशोधरा है और है आंसू। तो आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा यशोधरा। मैथिली शरण गुप्त की ये प्रमुख महत्वपूर्ण पंक्तियाँ रही हैं और यशोधरा से ली गई हैं। अगला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आँखों में है पानी।
तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। शरण गुप्त की ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। इसके बाद है प्रश्न लास्ट यानी कि 20। प्रश्न है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का देव उपहार उषा ने हस्त अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है ये बताना है। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, हो सके तो इस पंक्तियों को नोट जरूर करें, ऐड कर लें अपने नोट्स में। ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी और है जयशंकर प्रसाद, लास्ट में है मैथिली शरण गुप्त। तो आंसर इसका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। तो आज इतना ही। थैंक यू आप सभी के लिए, और अपने सभी से रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट जरूर शेयर करें। तो थैंक यू।